सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र के साथ प्रश्न अभ्यास चैप्टर नंबर 2 का, उसका ये अगला पार्ट है। चैप्टर नंबर 2 यानी कि विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग जो है दूसरा पार्ट कर रहे हैं। एक पार्ट अपलोड हो चुका है, जाके देखिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। कोर्स हमारा 70% हो चुका है। जो भी बंद नहीं है चैनल पे तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पीछे जाके वीडियो में प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियो जाके देख सकती हैं आप लोग। ठीक है, और सीख सकती हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की गई है और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है कि कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। विवाह पे जो प्रतिबंध होता है उससे संबंधित नहीं है। तो निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह या अंतः विवाह या बहुपति विवाह। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जो बहुपति विवाह हुआ है वो वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। बाकी जो है क्या है, एक तरह से आपको अंतः विवाह में क्या होता है कि एक ही जाति में शादी करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब आपको क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया गया है कि हाँ आपको इसी जाति में शादी करनी है। लेकिन बहुपति विवाह में क्या है, ये बहुपति विवाह एक तरह से प्रतिबंध टाइप का नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो। ठीक है, देखिए, मानव समाज में वैवाहिक साथी पति पत्नी के चुनाव के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे अंतः विवाह, इंडोगैमी, बहिर्विवाह, एक्सोगैमी तथा निकटाभिगमन निषेध, यानी कि इंसेस्ट टैबू, इस प्रकार का प्रतिबंध है। बहुपति विवाह का वह स्वरूप है जब एक स्त्री कई पति होते हैं। एक स्त्री के कई पति होते हैं, वो क्या होता है, वो बहुपति विवाह होता है। यह दो प्रकार का होता है, भ्रातृत्व बहुपति विवाह और गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह। अच्छा, भ्रातृत्व बहुपति विवाह में क्या होगा कि सभी एक ही भाई होंगे। ठीक है, भ्रातृत्व बहुपति विवाह में के अंतर्गत स्त्री के सभी भाइयों की पत्नी होती है, मतलब जो भाई होते हैं उनकी सभी की पत्नी होती है भ्रातृत्व बहुपति विवाह में। और जबकि गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह में सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं। ठीक है, जो पति होते हैं एक ही महिला के कई पति होंगे, तो जो वो सभी पति जब भाई होंगे तो वो भ्रातृत्व बहुपति विवाह हो जाएगा। नहीं, आपस में भाई नहीं होंगे तो हो जाएगा गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह। भ्रातृत्व का मतलब भाई। तो बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 पर आते हैं। किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि किस वर्ष जो है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। तो 1955 में, 56 में, 1961 में, 1973 में। तो उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि 1955 में जो है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक, डाइवोर्स तथा न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन के प्रावधान प्रदान किए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 पर आते हैं। विशेष विवाह अधिनियम यानी कि 1954 में हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को परिवर्तित किया गया। विशेष विवाह अधिनियम में 1954 में हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित या परिवर्तित किया गया। तो बहिर्विवाह संबंधित नियम, अनुलोम संबंधी नियम और अंतर्विवाह संबंधी नियम या एक विवाह संबंधी नियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अंतः और विवाह जो है संबंधी नियम को चेंज किया गया, परिवर्तित किया गया। देखिए इसमें क्या किया गया, देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 में विशेष विवाह अधिनियम 1872 का ही संशोधित रूप है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जात धर्म के लोग जो है एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। विवाह से पहले उनके द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक नहीं है कि वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। यह नियम अंतर्विवाह संबंध विवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है ये देख लिए प्रश्न में कि जो 1954 में हिंदू विवाह में परिवर्तित किया गया था, वो क्या किया गया था, अंतः और विवाह संबंधी नियम। इसमें जो है आप किसी भी जाति धर्म के लोगों से शादी कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, 1872 में जो का नियम था उसमें ये नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 पे आते हैं।
निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? धर्म माने धार्मिक अनुष्ठान से मतलब है, प्रजा माने कि प्रजनन माने बच्चों को पैदा करने से मतलब है, और रति मतलब क्या होता है? आनंद से मतलब है, संभोग का आनंद से मतलब है। ठीक है, किसने की है? तो IP देसाई साहब ने की है, GS धुर्रे साहब ने की है, कि PH प्रभु ने की है, KM कपाड़िया साहब ने की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा D, यानी कि KM कपाड़िया साहब ने इसको आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों में हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों में प्रथम स्थान जो है धर्म, द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान क्या है? धर्म, द्वितीय स्थान प्रजा और अंतिम स्थान रति को प्रदान किया गया है। KM कपाड़ी के अनुसार हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्य धर्म, प्रजा, संतान, रति, आनंद। ठीक है, पहला क्या है? धर्म है, धर्म अनुष्ठान है। दूसरा है प्रजा, मन संतान पैदा करना। तीसरा रति, आनंद देना। उनका कथन है कि जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च लक्ष्य माना तथा संतान उत्पत्ति का दूसरा स्थान दिया है, तो स्वाभाविक ही है कि विवाह धर्म का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में जो है KM कपाड़िया साहब के अनुसार पहला जो है धार्मिक अनुष्ठान को वैल्यू दिया गया है। शादी का जो उद्देश्य है मुख्य, कि शादी का मुख्य उद्देश्य जो है धार्मिक अनुष्ठान है। दूसरा जो है प्रजनन यानी कि बच्चों को पैदा करना है। और तीसरा जो है रति आनंद जो है मतलब कि संभोग का आनंद के लिए तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 पर आते हैं। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? तो गोत्र के, संपिंड के, प्रजाति के या प्रतिष्ठा के। तो उत्तर जाएगा ए, यानी कि गोत्र के। ठीक है, तो देखिए हिंदू सनातन धर्म में पिता के गोत्र उत्पन्न सभी सजातीय लोग गोत्री भाई एवं गोत्री बहन कहलाते हैं। ठीक है, जो भी पिता का गोत्र होता है और जो भी आसपास गांव में या शहर में जो भी उस जाति में उस गोत्र के लोग होते हैं उनको क्या माना जाता है? भाई बहन माना जाता है। इसलिए सगोत्र भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है। सगोत्र भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है हिंदू धर्म में। विवाह संबंध का सीधा सूत्र है कि विवाह न विजातीय से हो न ही अत्यंत सजातीय से हो। इसी कारण असगोत्री विवाह को विजातीय होते हुए भी सजातीय विवाह की उत्तम विकल्प माना गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और इस चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पे आते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार, ध्यान रखिएगा, शास्त्रों के अनुसार बात हो रही है, जो संविधान है उसके अनुसार बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्त्री धन किसे कहते हैं? तो उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। स्त्री की स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी या उपयुक्त तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तु। आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर स्त्री के पास एक अन्य प्रकार की संपत्ति होती है जिसे स्त्री धन कहते हैं। स्त्री के स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन जो है वह वस्तुएं स्त्री धन कहलाती है। मतलब उसके मायके से ससुराल से जो भी विवाह के समय धन मिलता है उसको क्या कहते हैं? स्त्री धन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है? बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह या पिंड बहिर्विवाह या वर्ण बहिर्विवाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वर्ण बहिर्विवाह। ये जो है बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। देखिए, हिंदू समाज एक और जहां अंतर्विवाह का आदेश दिया गया है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति पर अपने ही गोत्र प्रवर पिंड के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब एक ही गोत्र में शादी करना मना है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि एक गोत्र में शादी करेंगे तो वो क्या है? वो आपस में भाई बहन है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार परिभाषित रूप में कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह का नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने ही जाति के कुछ विशेष समूहों के व्यक्तियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि हाँ, इसी जाति में आपको शादी भी करनी है। गोत्र में तो शादी नहीं करनी है, अपने गोत्र में शादी नहीं करनी है, लेकिन इसी जाति में शादी करनी है। ध्यान रखिएगा। लेकिन साइंस ये कहता है, शास्त्र तो ये कहता है कि आप जो है एक ही गोत्र में शादी मत करिए। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये तो ध्यान रखिए कि खाली आप
पिताजी का गोत्र देख रहे हैं, माँ का गोत्र नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और माँ से भी तो जीन्स आते हैं, माँ से भी तो बच्चे में जीन्स आते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं खाली पिताजी से जीन्स आते हैं। तो यहाँ पे गोत्र का मामला थोड़ा सा साइंस के हिसाब से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ किसे देखा जाता है, पिताजी के गोत्र देखा जाता है, ठीक है। जो कि क्या है, बता थे ना कि हमारे जीन्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे बच्चे के प्रभावशाली होने पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब एक ही जीन्स में है, एक ही उसमें शादी करते हैं लोग, तो जाति में शादी करते हैं, तो आपस में साइंस के अनुसार भाई बहन हो गए हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग शास्त्र के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो एक ही गोत्र में शादी नहीं करना है, लेकिन एक ही जाति समूह में शादी करना पड़ता है शास्त्रों के अनुसार। एक व्यक्ति तथा उसकी उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, एक व्यक्ति उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके एक पुत्र वधू ने उसकी जो है क्या है, पुत्र वधू है, बच्चे की भी, उसके बच्चे के भी एक क्या है, उसके बच्चे की एक मतलब कि पत्नी भी है। निर्मित परिवार निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा, नाभिक परिवार कहा जाएगा, संयुक्त परिवार कहा जाएगा कि विस्तृत परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जाएगा बी, यानी कि संयुक्त परिवार कहा जाएगा। देखिए, संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पीढ़ियों के सदस्यों का एक सामान्य निवास के साथ साथ एक रसोई हो, सामान्य निवास के साथ साथ एक सामान्य निवास के साथ एक क्या हो, रसोई हो, जिसकी एक आर्थिक कार्यप्रणाली हो जो परस्पर रक्त संबंधों से बंधे हो, जिनकी आर्थिक कार्यप्रणाली हो, एक रक्त संबंध से बंधे हो। केएम कपाड़िया और उनके आईपी देसाई ने विभिन्न पीढ़ियों के एक साथ रहने का अर्थ यह लगाया है कि उनके पारस्परिक संबंध में आत्मीयता तथा प्राथमिक भावनाओं की गहराई हो। केएम कपाड़िया और आईपी देसाई ने कहा कि विभिन्न पीढ़ियों के साथ रहने के अर्थ यह लगाया है कि उनके पारस्परिक संबंधी आत्मीयता, प्राथमिक भावनाओं की गहराई हो। संयुक्त परिवार के कई प्रकार हो सकते हैं, देखिए कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे जैसे पहला देखिए, पहला प्रकार क्या है, पति पत्नी उनकी अविवाहित संतान, पति पत्नी हो, उनकी अविवाहित संतान हो, तथा उनकी विवाहित पुत्र की अपनी संतानें सहित, ठीक है। उनकी विवाहित पुत्र के संतान भी हों। दूसरा प्रकार है पति पत्नी उनकी अविवाहित संतान तथा पति के माता पिता, मतलब जो है उसके माता पिता भी हों, उसके बच्चे भी हों, ठीक है। और अविवाहित भाई बहन सहित उसके अविवाहित भाई बहन भी हों। तीसरा है पति पत्नी, पति के माता पिता, विवाहित युग्म के अविवाहित संतान तथा अविवाहित पुत्र व उनकी संतान, ठीक है। कई भाई बहन अपनी अपनी पत्नियों के संतान सहित, कई भाई बहन हो अपनी अपनी पत्नियों का संतान सहित हो। कई भाई अपनी पत्नियों तथा संतान व माता पिता सहित, कई भाई अपनी पत्नियों के साथ हों, संतान व माता पिता सहित हों। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है कई प्रकार में जो है बांटा गया है किस चीज़ को, जो है संयुक्त परिवार को कई प्रकार हो सकते हैं। तो उसमें ये प्रकार ये लगभग आपके सामने 5 प्रकार है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, निम्न में से कौन सी विशेषता जो संयुक्त परिवार की नहीं है। 3 पीढ़ियों का लोग का होना, 3 पीढ़ियों का लोग जो है इसमें रहते हैं, सम्मिष्टता की भावना होती है, श्रम का सरल विभाजन होता है, या स्वतः विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्वतः विकास इसका क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, नहीं की बात हो रही है। बाकी सब इसकी विशेषता है, किसकी, संयुक्त परिवार की। देखिए, संयुक्त परिवार की विशेषता शामिल है कि बड़ा आकार, इसमें सामान्यतः 3-4 पीढ़ी के सभी रक्त और विवाह संबंधी वाले सदस्यों में शामिल हो, लेकिन कारण कभी कभी संख्या 40 से 50 या से अधिक पाई जाती है, ठीक है। 3-4 पीढ़ी के लोग इसमें रहते हैं, कम से कम 3 पीढ़ी के लोग, और 3-4 पीढ़ी के लोग उसमें रहेंगे। और उसमें क्या होगा, कम से कम जो है रक्त संबंध, सबका रक्त संबंध रहेगा ही, ठीक है। कभी कभी संख्या जो है 40-50 हो जाती है। सम्मिलित धन, सामान्य निवास, एक ही निवास होता है, परिवार का आकार बड़ा होने के कारण जो है, तथा सामान्य निवास होने के कारण सदस्यों में समिष्टता की भावना विकसित होती है, ठीक है। समिष्टता की भावना विकसित हो जाती है। कर्ता का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों में निश्चित संस्तरण, ठीक है। कर्ता का जो काम करने वाला ज़्यादा है उसका सर्वोच्च स्थान रहता है, क्योंकि भाई सबका पेट भर रहा है वो, ठीक है। सदस्यों का निश्चित संस्तरण होता है। समाजवादी संगठन, सभी व्यक्तियों के उनकी क्षमता और कुशलता के अनुसार काम लिया जाता, समाजवादी संगठन हो जाता है, ठीक है। समाजवादी मतलब कि जो जो व्यक्ति जिस लायक है उस हिसाब से उसको जो है काम दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 पर आते हैं। किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है, क्या है, रोमांचक समूह है। तो इसका कीवर्ड पकड़ लीजिए कि संयुक्त परिवार को रोमांचक समूह किसने बताया है।
तो जीपी मर्डाक ने, इरावती कर्वे ने, एम्स गारे ने या आईपी देसाई ने? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि इरावती कर्वे ने बताया है। तो देखिए यहाँ पे इरावती कर्वे ने क्या कहा है, एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए क्या है, एक रोमांचक परिवार समूह होता है, रोमांचक समूह होता है, हमेशा हलचल, ठीक है, हमेशा हलचल और अपेक्षा हंसी और झगड़े, चर्चाएं, योजनाएं होती रहती हैं। जीवन जटिल तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी कड़वाहट से भी भरा होता है, लेकिन शायद ही कभी नीरस होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, हमेशा हलचल होता है, कभी कभी झगड़ा होती है, चर्चाएं बनी रहती है, कड़वाहट भी होती है, लेकिन हमें नीरस कभी नहीं होता है, हमेशा रोमांच बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं। संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्करण, परंपराओं पर आधारित संरचना और सदस्यों पर औपचारिक संबंध। ठीक है, तो देखिए उसका जो है उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये जो है विशेषता नहीं होती है। संयुक्त परिवार तो बड़ा आकार होगा ही, निश्चित संस्करण होता है और परंपराओं पर आधारित संरचना। मतलब कि देखिए हमारे जो हिंदू धर्म है, उस मतलब सनातन धर्म है, इसमें जो कहा गया है कि संयुक्त परिवार को बेस्ट माना गया है, इसलिए जो है ये परंपराओं पर आधारित होता है। अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया है। संयुक्त परिवार विशेषता बड़ा आकार है, सम्मिलित संपत्ति है, सामान्य निवास है, ये सब संयुक्त परिवार की विशेषता ध्यान रखिएगा। बड़ा परिवार होगा, बड़ा आकार होगा परिवार का, सम्मिलित संपत्ति होगी, सामान्य निवास होगा, कर्ता का सर्वोच्च स्थान होगा, सदस्यों में एक निश्चित संस्करण होगा, समाजवादी संगठन होगा, परंपराओं पर आधारित संरचना होगी, परिवार का जो है आधार धर्म होगा, तुलनात्मक अस्थायित्व होगा, सामान्य रसोई घर और रक्त संबंधी है आदि होता है। ठीक है, ये सब क्या है, एक संयुक्त परिवार की विशेषता होती है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बन के आएंगे, जब कंसेप्चुअल प्रश्न बनेंगे तो ऐसे ही प्रश्न बन के आएंगे। क्वेश्चन संख्या 37 पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? जो हिंदू भावनाएं होती हैं जो वो क्या है, संयुक्त परिवार के पक्ष में है। तो आईपी देसाई साहब की, वाईबी दामले, केम कपाड़िया या इरावती कर्वे। तो इसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि केम कपाड़िया। देखिए केम कपाड़िया जो है कितना आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने चैप्टर में पढ़ाया गया था शुरू में ही कि इनका जो है विवाह परिवार इन सब पे बड़ा बढ़िया रिसर्च रहा है। ठीक है, तो देखिए केम कपाड़िया के अनुसार हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। केम कपाड़िया के अनुसार हिंदू भावनाएं जो है आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। संयुक्त परिवार के इतिहास और भावनाओं को की उपेक्षा के कारण जो है गैर हिंदू बनने की वजह और विधानों द्वारा संयुक्त परिवार का विनाश हुआ है। संयुक्त परिवार के इतिहास और भावनाओं की उपेक्षा के कारण जो है गैर हिंदू बनने की वजह, विधानों और संयुक्त परिवारों का विनाश हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 38 पे आते हैं। चलिए, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाता है जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। अस्थायी रूप, ठीक, अस्थायी नहीं, अस्थायी। निकाह, मुक्ता, मेहर या पर्दा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्ता। ठीक है, देखिए मुक्ता कहिए या मुताह कहिए, ठीक है ना, मुक्ता कहिए, मुता कहिए या मुताह कहिए, एक अस्थायी विवाह है। क्या है? अस्थायी विवाह है, टेम्पररी विवाह है, टेम्पररी मैरिज है। जो मुस्लिम समाज की यह विशेषता है कि इस विवाह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की एक विशेष अवधि के लिए होता है और इस अवधि के समाप्त होने के होते ही विवाह संबंध अपने आप समाप्त हो जाता है। मुक्ता में क्या होता है या मुताह में क्या होता है कि विवाह जो है मात्र 2 साल के लिए होगा, साल भर के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा। ठीक है, और इस तरफ जो है करने के बाद जो है अवधि समाप्त होते ही विवाह जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। खैर ये प्रचलन बहुत कम है समाज में, मुस्लिम समाज में, लेकिन जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, उनकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 39 पे आते हैं। मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष के एक दूसरे को लिए क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ती है? मुसलमान किस मतलब कि मुसलमानों में तलाक किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से तलाक लेते हैं, एक दूसरे की सहमति होती है और कोई भी पक्ष जो है एक दूसरे की क्षतिपूर्ति नहीं करता है। तो इला है, खुला है, मुबारत है या जिहद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मुबारत। ठीक है, देख लीजिए तलाक के प्रथागत प्रतियों यानी कि मुबारत मुसलमानों में तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है, जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता है। देखिए फिलहाल जो प्रश्न आ रहे हैं वो विवाह और परिवार से आ रहे हैं, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन
आपको जो है जाके उसको पढ़ लेना है, लेक्चर्स को रिवीजन हो जाएगा। एक बार गाने की तरफ सुन ही लीजिएगा, ठीक है। और उस अगर इससे समझ कॉन्सेप्ट बन रहा है, अब पहले से देख चुके हैं, सुन चुके तो, नोट्स बना चुके तो अच्छी बात है, नहीं बना चुके तो एक बार देख लिए, देखने में कुछ नहीं आता है। खड़े खड़े बैठे बैठे जिस तरह से गाने सुनते हैं, गाने आप लोग लगातार सुनते हैं 5 घंटे 6 घंटे, कोई हर नहीं होता, लेकिन जब काम की बात आती है तो आप लोग नहीं सुनते हैं। तो कृपया करके काम की बातें करिए, क्योंकि काम ही आपके काम आएगा, आपके जीवन के विकास को जो है आगे बढ़ाएगा। तो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, मैं रिवीजन तो करा ही रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 40 पे आते हैं। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिए जाने वाला धन कहलाता है। एक मुस्लिम पति जो है, एक मुस्लिम पत्नी को जब उसके पति जो है विवाह के समय धन देता है, उसको क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत बार बताया जा चुका है लेक्चर में। वधूमूल्य, दहेज, मेहर या उपहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसी, यानी कि मेहर, ठीक है। तो मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण एक अनिवार्य नियमित नियम है, ठीक है। मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण क्या है? एक अनिवार्य नियम है, जिसे प्राप्त करने का स्त्री को सामाजिक और कानूनी अधिकार है, दिया गया है। जिसे क्या क्या है? प्राप्त करने को स्त्री को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान किया जाता है। विवाह का तात्पर्य, मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से जो विवाह के समय पति अपनी पत्नी को देता है अथवा भविष्य में उसके भुगतान का वादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 41 पे आते हैं। मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, एक AB है, दोनों है, उपयुक्त दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम विवाह को एक समझौता माना गया है, ठीक है। ये एक समझौता है, ठीक है। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, संस्कार नहीं है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो मुस्लिम विवाह जो है निकाह स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला एक समझौता है। क्या है? मुस्लिम विवाह या निकाह जो है स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला क्या है? एक समझौता है, जिसका उद्देश्य जो है परिवार की संपत्ति का उपयोग करना है। परिवार की जो संपत्ति उसका उपयोग करिए, बच्चों को जन्म देना है, उन्हें वैध रूप से और उन्हें वैधता प्रदान करनी है कि हाँ भाई शादी के बाद जो है बच्चे पैदा हुए हैं तो उन्हें वैधता मिलनी चाहिए और बच्चों को जन्म देना है, इसका उद्देश्य। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त के या की संविदा है, जिसकी उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है, ठीक है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार मतलब कि शादी करना यह जो है एक संविदा है, शर्त है, जो क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को पैदा करने के बाद एक वैधता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 42 पर आते हैं, ठीक है। मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार कितने प्रकार का उल्लेख किया है? तो 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का या 7 प्रकार का। तो हो जाएगा यानी कि 5 प्रकार का जो है उल्लेख किया है। तो देखिए, जो मार्गन साहब ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है। समस्त परिवार, ठीक है, समूह विवाह परिवार, सिंडेसिमल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5 परिवारों का उन्होंने उल्लेख किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को, यौन साम्यवाद मतलब कि सेक्सुअल जो सेक्स कम्युनिज्म होगा, ठीक है, उसको परिवार की उत्पत्ति का कौन कारण माना है? तो हेनरी मैन ने, बेकोफेन ने, वेस्टरमार्क ने या मार्गन ने। तो जो हो जाएगा डी, यानी कि मार्गन ने। अब देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। मार्गन का मानना है कि आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी, विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले जो है मनुष्य एक जानवरों की तरह था, किसी के साथ संबंध बन जाता था। बाद में जो धीरे धीरे परिवार का विकास हुआ है, ये बात सच है। विवाह एक परिवार का विकास इसके बाद युगों का क्रमशः हुआ है। मार्गन ने अपने विचारों की पुष्टि के नियमित व्यवहार को अवसर पर स्वेच्छानुसार पति विनिमय, अतिथि सत्कार के नियमित पत्नी भेंट आदि तत्वों का उल्लेख भी किया है, ठीक है। तो ये अब देखिए, मतलब कि पत्नियों का एक्सचेंज करना, फिर कोई वो आया, अतिथि आया तो पत्नियों का भेंट करना, ये होता था, बहुत पहले होता था, अब नहीं है। लेकिन उन्होंने यौन साम्यवाद की स्थिति को इस चीज़ में चर्चा किया है। कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 44 पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 44 पे आते हैं। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? परिवार का अगर मूल्यांकन किया है तो उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो
प्रकार्यवादी का, संरचनावादी का, अंतरक्रियावादी का, इनमें से सभी का। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी का। जब परिवार का मूल्यांकन करना होता है तो इसमें से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, परिवार के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार है: प्रकार्यवादी यानी कि फंक्शनलिस्ट, संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट, या अंतरक्रियावादी यानी कि इंस्ट्रक्शनलिस्ट। ठीक है, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, देखिए इस जो भी ये रिवीजन का लेक्चर चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं, या अभ्यास चल रहा है, सब कुछ देखिए एक चीज़ में नहीं बताया जा सकता है। कृपया करके लेक्चर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद ये जब ये देखेंगे तो हो जाएगा। अगर पहले से लेक्चर देखे हुए हैं तो अच्छी बात है, तब तो समझ में आ ही रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन नहीं देखे हैं तो थोड़ा बहुत कम समझ में आता है, तो एक बार जाके देख लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार की विभाजन किसने किया है? आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन ने, बर्गेस इलाक ने, जीपी मर्डस ने, या कार्ल मार्क्स ने? तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जिमरमैन ने। देखिए, जिमरमैन, कार्ल सी जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि फैमिली एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो जिमरमैन, कार्ल सी जिमरमैन ने पाश्चात्य परिवारों के को ध्यान में रखकर 3 प्रकारों को परिवार का चर्चा किया है: न्यासिता परिवार यानी कि ट्रस्टशिप परिवार फैमिली, अति लघु अथवा आणविक परिवार यानी कि एटॉमिस्टिक फैमिली, और गृहस्थ या घरेलू फैमिली यानी कि डोमेस्टिक फैमिली। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 3 स्तरों में बांटा है। तो अब देख लीजिए कि आणविक परिवार तथा गृहस्थ को विभाजन किसने किया है? तो जिमरमैन ने किया है। जब तक आपको डिटेल जानकारी नहीं रहेगी, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 46 पे आते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? विवाह के बाद व्यक्ति जो है स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवार का रचना करता है? देखिए, पितृसत्तात्मक, जन्ममूलक सत्तात्मक, प्रजननमूलक सत्तात्मक, या नवस्तनीय परिवार। तो हो जाएगा सी। देखिए, ठीक है, हर जगह पितृसत्तात्मक जन्ममूलक परिवार नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन प्रजनन तो आप करेंगे ही करेंगे, बच्चों की संख्या तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कटु सत्य है। कटु नहीं, कटु क्यों भाई मतलब अच्छा है, सत्य है। विवाह के बाद व्यक्ति जो है स्वयं प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। जिस परिवार की युवक और युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। ठीक है, जिस परिवार के युवक और युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं, यदि किसी दंपति को कोई संतान नहीं होता है तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार का स्वरूप यानी कि पहलू गौण होता था। दोनों या दो में से किसी एक मृत्यु के उपरांत उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अगर किसी दंपति का बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उस परिवार की क्या है? समाप्ति ही है। ठीक है, अगर कोई और रास्ता अपना नहीं अपना रहा है तो उनके मरने के बाद। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ध्यानतव्य है कि प्रभव परिवार एक एवं प्रजनन परिवार में दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि वर्गीकरण का आधार व्यक्ति विशेष का संदर्भ है। माता पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार माना जाता है, वहीं परिवार बच्चे के लिए प्रभव परिवार कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार को जान चुके हैं। ठीक है, एक बार और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 47 पे आते हैं। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों की तक सीमित रहती है वर्गीकृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सदस्यीय परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या परंपरागत परिवार। तो इसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि एकाकी परिवार। देखिए, खाली पति पत्नी है, पति और पत्नी है, ठीक है, और इनके खाली बच्चे हैं, अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, और इस परिवार में कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, और इस परिवार में कोई नहीं है, तो ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं? एकाकी परिवार कहलाते हैं। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित होती है। ठीक है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, उन्हें एकाकी परिवार में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे परिवार को नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। ऐसे परिवार को नाभिकीय परिवार भी कहेंगे या केंद्रीय परिवार भी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, एकाकी परिवार 2 पीढ़ी परिवार भी कहते हैं। इसमें 2 ही पीढ़ी के लोग होते हैं, क्योंकि इसमें 2 पीढ़ी के सदस्य अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। संयुक्त परिवार में आप लोग देख चुके हैं 3 पीढ़ी तक के भी लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 48 पर आते हैं। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। वेस्टरमार्क के अनुसार
मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, या मातृवंशीय था, पितृवंशीय था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका उत्तर जाएगा वी, यानी कि पितृवंश सत्तात्मक। ठीक है, देखिए जब कहा है वेस्टर्न मार्ग, तो वेस्टर्न मार्ग के अनुसार ही बताना है। ठीक है, बहुत लोगों ने मात्र सत्तात्मक बताया है, तो आपको डिटेल जानकारी रखनी है, समाजशास्त्रियों के हिसाब से रखनी है, और ये तभी हो पाएगा जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे, चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। कम से कम 15 से 20 बार रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, और परीक्षा से पहले जरूर रिवाइज करके जाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार के 60 नोट्स बनाइए, पूरी बुक रिवाइज नहीं हो पाएगी परीक्षा से पहले 5 दिन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए वेस्टर्न मार्ग का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाहित स्वरूप से आरंभ हुआ है। वेस्टर्न मार्ग का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाहिक स्वरूप से आरंभ हुआ है। इसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, अर्थात एक पत्नी प्रथा थी। उनका यह निष्कर्ष कल्पना है पर आधारित है कि पुरुष में सत्वबोध की भी मूल प्रवृत्ति होती है। मार्गन ने पितृसत्तात्मक परिवार को आरंभिक स्वरूप का आरंभ का स्वरूप स्वीकार करते हैं। ठीक है, देखिए पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृसत्तात्मक में ये होता है कि पिता का, यानी कि जो पुरुष होता है उसकी सत्ता होती है, उसका जो है परिवार पर नियंत्रण होता है, ये होता है पितृसत्तात्मक। उसकी मैंने उसका ही आदेश चलेगा, उसकी आगे चलेगी, उसका निर्णय चलेगा। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है, डिटेल में बताया गया है हर चीज़ों को, आप जब लेक्चर पढ़ेंगे तब उसमें। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 49 पे आते हैं। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था को करने की क्षमता रखता है, कहलाता है। ठीक है, पर्याप्त, निश्चित पद एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है? समिति कहलाती है, समुदाय कहलाता है, परिवार कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, यौन संबंध को वैधता मिलती है परिवार में ही मिलती है। ठीक है, जब आप शादी करते हैं, फिर बच्चों का जन्म होता है, उसके पालन पोषण माता पिता ही करते हैं जो उस बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिवार ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए यहाँ पे पर्याप्त, निश्चित, टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, परिवार कहलाता है। कृपया करके मान लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, किसने कहा है? तो पार्कर एंडरसन ने कहा है, गुंडे ने कहा है, फाल्सन ने कहा है, या रॉबर्ट बीसडी ने कहा है, तो गुडे ने कहा है। देखिए विलियम जे गुडे ने पाश्चात्य समाज में पारिवारिक आदर्श प्रतिमानों में गिरावट का अनुभव किया है। ठीक है, पाश्चात्य समाजों में पारिवारिक आदर्श के प्रतिमानों का, देखिए पारिवारिक आदर्श तो गिरावट तो आई रही है। ठीक है, और परिवार को समाप्ति की ओर होने का संदेह व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो परिवार अब समाप्ति के कगार पे आ गया है, क्योंकि शादी के बाद भी परिवार टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अवैध संबंध बन जा रहे हैं, आपसी घरेलू बहुत हिंसा हो रही हैं, और जो बच्चे हैं वो माँ बाप के कहना नहीं मान रहे हैं, बड़े होने को थोड़ा सा बड़े हो जा रहे हैं, तो आपसी हिंसा, आपसी झगड़ा बन ही रहा है। तो कहने का मतलब इस चीज़ों को देखते हुए गुडे साहब ने कहा है कि परिवार जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।